Hello bachcho, welcome back to Code to Serve Academy and we are live with our lecture number 4 on the chapter chemical change and reactions. तो बच्चों आपको याद होगा इससे पहले भी हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस के, जिसमें हम लोग काफी कुछ समझा। हम लोगों ने बच्चों सबसे पहले ये समझा कि केमिकल चेंजेस होते क्या हैं, किन्हें केमिकल चेंजेस कंसीडर करते हैं और किन्हें नहीं करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल रिएक्शंस, क्या नेसेसरी कंडीशंस है और क्या चीजें हम लोग इजीली नोट कर पाते हैं ड्यूरिंग दोस चेंजेस। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। एंड क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है बच्चों इसी टॉपिक पर, सो बिफोर वी बिगिन द लेक्चर ऑफ टुडे we will do what, we will do some questions regarding the previous topics, ताकि हम लोगों को ये पता रहे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है। I'll read the question once, I'll wait, I'll give you 1 to 2 seconds, you may pause the video and try to give the answer, और उसके बाद आप वापस से वीडियो रिज्यूम करके आंसर मैच कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट अस लुक at our first question. What is a chemical reaction? What is a chemical reaction? Now, so let us answer our first question. What is a chemical reaction? So chemical reaction is a process in which rearrangement rearrangement of atoms and electrons is observed. Formation of new substance is seen. Now, अगर बच्चों आप यहाँ ध्यान दो तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स में ये समझाने की कोशिश की है, इस क्वेश्चन को आंसर करने का मैंने ट्राई किया है। सो फर्स्ट आंसर इज chemical reaction is a process in which rearrangement of atoms and electrons is observed, and second line is formation of new substance is seen या observed. सो यही हम लोगों ने समझा भी था। आई होप कि ज्यादातर बच्चों का आंसर यहाँ पे बच्चों क्या हो, सही हो। नाउ आवर second question is state the conditions necessary for a chemical reaction to occur. नाउ याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग कंडीशंस के अंतर्गत जो है वो देखने को मिलते हैं। लाइक इफ वी क्विकली रिकैप, मैं कंप्लीटली तो आंसर करने का ट्राई नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग जो लोग ट्राई कर रहे हो फॉर देम टू मैच कि आंसर आपका सही है या नहीं, मैं क्विकली जरा आपको बताऊं तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताया था कि सम रिएक्शंस आकर व्हाइल वी मिक्स द सब्सटेंसेस टू रिएक्ट. So first is mixing, first condition. Next condition is solution. Some reactions may only occur in the form of aqueous solution or form of any solution. Now third point मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि certain reactions में ना energy required होता है, like heat energy से कुछ reactions carry out होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से। अब ऐसे मैंने आपको बच्चों की बहुत सारा पॉइंट्स मैंने आपको बताया था जो कि नेसेसरी कंडीशंस जिसको किया कंसीडर किया जा सकता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। खैर, अब अगर आप वो रिकैप कर पा रहे हो और आपका ये जवाब सही था देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो बच्चों देन आप वापस जा करके हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर्स को देख सकते हो, ताकि ये सारे क्वेश्चंस को करने में आप केपेबल हो जाओ। ओके, सो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड वॉच आवर फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर एनी टाइम, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाने वाला है। नाउ, और जो बच्चे आंसर कर पा रहे हैं वेरी गुड, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। नाउ कमिंग अप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. सो डेफिनेशन में बच्चों फर्स्ट टर्म दैट वी हैव टू डिफाइन इज केमिकल बॉन्ड. नाउ याद कीजिए व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. सो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट अ फोर्स दैट होल्ड्स डिफरेंट एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. करेक्ट, याद आ रहा है बच्चों? क्या है केमिकल बॉन्ड? क्या है बच्चों केमिकल बॉन्ड? ऐसा फोर्स है जो डिफरेंट एटम्स को आपस में होल्ड करके रखता है सो दैट इट कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूल. सो ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं लिख दूं केमिकल बॉन्ड आर फोर्सेस
which hold atoms together to form molecules, करेक्ट। अच्छा बच्चों, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं केमिकल बॉन्ड से, बच्चों अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूं, मुझे याद है मैंने ये आपको बताया था, अगर मैं आपसे आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूं कि ये केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक, तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप के मल्टीपल काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आपको बच्चों देखने को मिलेगा, लेकिन टिल 10 क्लास वी विल बी डिस्कसिंग मोर और लेस टू काइंड ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। ये टू काइंड ऑफ बॉन्ड्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, क्या क्या था मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वन वाज आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड वन वाज कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, थम्स अप टू दोज जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही किया इसका फर्स्ट टाइम में। तो दो तरीके के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट। और क्या होता है केमिकल बॉन्ड बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको बताया, और इससे पहले वाले लेक्चर में और डिटेल में मैंने बात किया है उसके बारे में। सो नाउ मूविंग अप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन एफर्वेसेंस। नाउ रिमेंबर, क्या बताया था मैंने, ये एफर्वेसेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, या फिर रिकॉल करो मैंने किस रिएक्शन में बताया था आपको एफर्वेसेंस के बारे में। ओके, अगर नहीं याद आया, ठीक, एफर्वेसेंस को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद रखो, बबल्स। क्या? बबल्स। नाउ रीकैप करो बच्चों, एफर्वेसेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैस होता है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैस होता है। और फॉर्मेशन ऑफ गैस अगर किसी रिएक्शन में हो, एंड सपोज वो गैस को अगर वहां से निकलना है बाहर, उसको एस्केप करना है, तो वो गैस कौन से फॉर्म में एस्केप करेगा? बबल्स के फॉर्म में, करेक्ट। याद कीजिए, मैंने आपको एग्जाम्पल भी कोई दिया होगा कोई सा, यस, एसिड और किसी मेटल का एग्जांपल मैंने आपको दिया होगा। एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ अ मेटल इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ सॉल्ट, करेक्ट। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, सपोज इफ वी ड्रॉप सम जिंक मेटल्स इनसाइड दिस एसिड, क्या होगा बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होकर निकलने लगेंगे। ये जो हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होकर इवॉल्व हो रहे हैं, these bubbles, these are called what? These are called effervescence। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक? सो दिस वाज ऑब्वियस, काफी सिंपल आंसर था हमारा इसका, ठीक है। वेरी गुड, जो भी बच्चे सही कर रहे हैं आंसर, उनकी मेहनत काफी अच्छी चल रही है, आई मस्ट से। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, करना होगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। नाउ लेट अस सी प्रेसिपिटेट, व्हाट विल okay, so I think I have quite of messed up the things, so let me take another page। और क्या बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे बच्चों प्रेसिपिटेट के बारे में, करेक्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन था प्रेसिपिटेट, व्हाट डू वी मीन बाय प्रेसिपिटेट। याद है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेट को हम लोग पीपीटी भी बोल सकते हैं। क्या? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? जी नहीं, पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का पीपीटी अलग है बच्चों, प्रेसिपिटेट। नाउ ये प्रेसिपिटेट जो है, ये होता क्या है? सो प्रेसिपिटेट व्हेन insoluble substances are formed on mixing of two aqueous solutions, the insoluble part is called precipitate। now याद आ रहा है बच्चों, certain reactions में जब हम लोग दो aqueous solutions को मिक्स करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट अगर हमें एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जो कि soluble नहीं होता है उस aqueous solution मीडियम में, देन व्हाट डू वी गेट? तब हमें मिलता है एक सेपरेट लेयर दिखने लगता है हमें प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस का। और वो जो सेपरेट लेयर है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू द प्रेसिपिटेट ऑफ दैट सब्सटेंस, द इनसॉल्युबल part of that substance। now let us move to our next question। so definitions are clear, definitions are clear, very good, definitions are clear।
Now, okay, now we have our next question. Give an example of reaction where the following are involved. अभी बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस की, जिन कंडीशंस में रिएक्शन होता है। सवाल यह है, आपको बताना है कि ये जो स्पेसिफिक कंडीशंस मेंशन किए गए हैं, इसमें से पर्टिकुलरली हर कंडीशन के लिए एक एग्जांपल आपको बताना है। सो याद होगा मैंने आपको एक से ज्यादा एग्जांपल हर एक रिएक्शन के लिए बताया था। नाउ आंसर करने के लिए मैं अगर एक एक ही बताऊं, सो व्हाट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमें एक ऐसे रिएक्शन का नाम बताना है जो कि हीट से कैरी आउट हो रहा है। करेक्ट। नाउ हीट से कैरी आउट होने वाला रिएक्शन बच्चों याद कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। व्हेन वी हीट CaCO3 व्हाट डू वी गेट? CaCO3 को हीट करने पे बच्चों ये ना टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ decomposition reaction, ठीक, decomposition reaction which requires heat. Okay, so कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया बच्चों, सबसे पहले हमें मिलेगा CaO, मींस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग एक और किस नाम से जानते हैं बच्चों? क्विकलाइम। वेरी गुड, वेरी फेमस नेम इन केमिस्ट्री, क्विकलाइम। क्विकलाइम एंड व्हाट वी विल गेट, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, सो दिस वाज आवर रिएक्शन। नाउ ये रिएक्शन किससे कैरी आउट हो रहा है बच्चों? हीट से। इज दिस आवर आंसर? वेरी गुड, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम लोग। लाइट से कैरी आउट होने वाला रिएक्शन, चलिए बताइए, लाइट से कैरी आउट होने वाला कोई एक रिएक्शन बताइए। आई एम वेटिंग। लाइट से कैरी आउट होने वाला रिएक्शन, लेट्स सी। अब योर टाइम्स अप, मैं बताता हूँ आपको आंसर क्या है लाइट से। नाउ नेक्स्ट एक रिएक्शन बताना है जो लाइट से रिएक्शन। सो do you remember AgNO3 silver nitrate, or do you remember AgCl2 silver chloride? Let us take example of silver chloride. So silver chloride को जब हम लोग expose करते हैं towards sunlight, तो sunlight के वजह से ये AgCl का molecule break off होता है, leaving silver metal deposit to the surface and chlorine gas, and to release chlorine gas. This was a reaction जो कि किस पे डिपेंडेंट था? सनलाइट पे। अब एक रिएक्शन तो मैंने आपको बताया, दूसरा रिएक्शन जो है वो आप बताओगे। AgNO3, ये इसको अगर हम लोग सनलाइट से एक्सपोज कर दे बच्चों तो क्या फॉर्म होगा? जल्दी जल्दी इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं चेक कर लूंगा बाद में किस बच्चे ने सही किया है और किसने गलत। नाउ लाइट के बाद एक और क्राइटेरिया क्या था, एक और कंडीशन था, इलेक्ट्रिसिटी से होने वाला रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले रिएक्शन का एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले रिएक्शन का एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी। पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले रिएक्शंस को ना, बहुत सारे रिएक्शंस को यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हैं। हालांकि जब आप चैप्टर स्पेसिफिकली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से होने वाला एक कॉमन एग्जांपल तो आप ये याद रख लो, दिस इज H2O। H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रीफाई करते हैं, इट मींस इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसके वजह से क्या चेंज आता है बच्चों? H2O में जैसे ये करवाएं, सो H2 and O2 both separates out। अच्छा अभी आपको दिख रहा होगा ये बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड इक्वेशंस जो है वो आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हो, मैं यहाँ बस स्केलेटल इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक। और अगर आप बैलेंस करना चाहो तो क्या करना है, बस यहाँ एक आपको 2 लगाना है बच्चों और यहाँ एक 2 लगाना है। आई थिंक नाउ वी आर बैलेंस दिस इक्वेशन ना। हाँ वेरी गुड, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। इलेक्ट्रिसिटी का भी एग्जाम्पल आपको एक दिख रहा है। नाउ लेट मी जस्ट क्विकली फिनिश ऑल द क्वेश्चंस। अभी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद बच्चों क्लोज कांटेक्ट वाला रिएक्शन है। याद कीजिए क्लोज कांटेक्ट में मैंने आपको ना 2 कंपाउंड्स के नेम बताए थे। क्लोज कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में हमने 2 चीजों की बात की थी क्लोज कांटेक्ट में, आयोडीन एंड फोस्फोरस, ठीक है बच्चों, आयोडीन एंड फोस्फोरस। आयोडीन और फोस्फोरस को जब हम लोग रिएक्ट करवाते थे तो क्या होता था? दे एक्सप्लोडेड फॉर द रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन इतना फास्ट होता था कि जस्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते ही वो एक्सप्लोड कर जाते थे। तो ये आंसर आई होप आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट, आफ्टर क्लोज कांटेक्ट व्हाट डू वी हैव? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन से रिएक्शन को हम लोग कैरी आउट करवा सकते हैं ना? आई थिंक कि ये क्वेश्चन इतना इजी है कि ये मुझे आप लोगों पे छोड़ देना चाहिए।
ये सॉल्यूशन वाला पार्ट तो आई होप कि ये आप लोग कर ही लोगे खुद से। प्रेशर वाले पार्ट पे जरा आते हैं। कौन सा ऐसा रिएक्शन है बच्चों जो प्रेशर से कैरी आउट हो जाएगा? प्रेशर से कैरी आउट होने वाला रिएक्शन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्ट करते हैं बच्चों टू फॉर्म अ कंपाउंड। क्या आपको याद है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या फॉर्म करने के लिए हम लोग रिएक्ट करवाते हैं? अमोनिया, NH3। ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनता है, लेकिन नॉट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बट जब हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं बच्चों? हाई प्रेशर पर जो है ये पूरा का पूरा रिएक्शन होता है। ये बात भी आपको समझ में आ रही है? कैटलिस्ट वाला, अगेन कैटलिस्ट वाले रिएक्शन को मैंने काफी टाइम दिया था बच्चों लास्ट क्लास में। इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको आंसर जानना है, आप जाओ प्रीवियस लेक्चर के वीडियो को जाकर देखो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आपको इसका आंसर आता है देन वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ना फोटोकेमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन पूछा जा रहा है। व्हाट आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस? जरा वर्ड का ऑपरेशन कर ले तो समझ में आ जाए। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, आंसर तो बहुत सिंपली पता चल रहा होगा। केमिकल रिएक्शंस विच रिक्वायर्स लाइट। इससे शॉर्ट तो भैया इसका कोई डेफिनेशन नहीं तैयार हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 वर्ड में मैंने खत्म कर दिया। केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्स लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। जहाँ पे फोटो वर्ड का मीनिंग क्या था बच्चों? लाइट था। अच्छा, क्या मैं बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ सकता हूँ किसी भी बच्चे से कि वाई डू वी कॉल फोटो रिलेटेड टू लाइट? मतलब जब भी फोटो वर्ड आता है हम लोग कह देते हैं फोटो मीन्स लाइट। हाउ इज फोटो रिलेटेड टू लाइट? वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आया फोटॉन्स। वेरी गुड। एंड फॉर दोज जिन्हें नहीं पता, लाइट के ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं। कौन? लाइट के पार्टिकल नेचर को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोग बच्चों फोटोन को कंसीडर करते हैं। यहीं से वर्ड आ गया फोटो और वहीं से आ गया वर्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। एंड इवन फोटोसिंथेसिस में भी यही सेम सेंस काम करता है। नाउ ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का तो बच्चों डेफिनेशन हो गया हमारा। नाउ व्हाट डू वी हैव? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सिमिलर पैटर्न पे आंसर करना है बच्चों। अगर ये केमिकल रिएक्शंस विच रिक्वायर्स लाइट तो वो हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन। वैसे ही केमिकल रिएक्शंस विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू बी कैरिड आउट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। आई सपोज कि ये दोनों क्वेश्चंस काफी इजी था, ठीक है बच्चों। नाउ लेट अस सी कि हमारे आगे के क्वेश्चंस क्या हैं। और कुछ क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन सेशन तो हमारा खत्म होने वाला है, फिर हम लोग आगे कुछ टॉपिक्स को समझने वाले हैं आज के क्लास में। नाउ यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सिल्वर सॉल्ट। एक कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन बता दो बच्चों आप जिसमें कि सिल्वर सॉल्ट जो है वो इन्वॉल्व्ड हो। तो देखिए इसका आंसर मुझे अलग से अब करने की जरूरत है नहीं। देखो बच्चों, आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास आंसर है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये एक सिल्वर सॉल्ट है? क्या ये एक सिल्वर सॉल्ट नहीं है? जी हाँ, ये एक सिल्वर सॉल्ट है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सिल्वर सॉल्ट। इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ से जरा आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो व्हाट डू वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ हमारे पास है अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ ब्लू सॉल्यूशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कोई ब्लू सॉल्यूशन इन्वॉल्व हो। तो पूरे केमिस्ट्री के दुनिया में नहीं ढूंढना है हमें आंसर के लिए। हमें जो है आंसर कहाँ मिलने वाला है? हमें आंसर अपने ही बुक में मिलने वाला है। हमने ब्लू सॉल्यूशन के नाम पर हमें क्या याद आता है बच्चों? जैसे ही ना अभी 10th क्लास तक कोई भी आपको बोले ब्लू सॉल्यूशन, तो ब्लू सॉल्यूशन से सीधा याद कर लेना कॉपर सल्फेट। क्या याद कर लेना बच्चों? कॉपर सल्फेट। तो ये ब्लू सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट है जिसकी बात हो रही है। एक रिएक्शन जिसमें कॉपर सल्फेट इन्वॉल्व हो, तो कौन सा रिएक्शन है जिसमें कॉपर सल्फेट इन्वॉल्व है? आपको याद होगा कॉपर सल्फेट जो है वो रिएक्ट करता था विथ आयरन नेल। वो आयरन नेल वाला एक्सपेरिमेंट याद है जिसमें एक कंटेनर में हम लोग जो है कॉपर सल्फेट लेकर आयरन का नेल डिप कर देते थे। तो ये ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है, सॉरी वेट अ मिनट, सो ये ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता था?
आयरन सल्फेट जो कि कौन से कलर का होता है, आयरन सल्फेट जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर के कंपाउंड में बदल जाता था। अलॉन्ग विथ कॉपर इससे अलग होकर बेचारा एसिड डिपॉजिट हो जाया करता था कहाँ पे, आयरन नेल के सरफेस पे। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें कि एक ब्लू सॉल्यूशन जो है वो इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड। देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट की यहाँ बात हो रही है कि कौन सा जो है वो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। देखिए पूरे रिएक्शन की बात ना करते हुए अगर मैं यहाँ आपको सिंपली बताऊं तो अगेन ये जो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट जो है वो है FeSO4। फेरस सल्फेट ही जो है वो आपका डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट है। तो अगेन अब हमें यहाँ आंसर के फॉर्म में क्या लिखना है बच्चों, यहाँ लिखना है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, FeSO4 किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हो। ठीक है, देखो कितने बच्चों को मिल पाता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें FeSO4 इन्वॉल्व हो। आई वांट टू सी देम इन द कमेंट्स, सो राइट इट डाउन फास्ट। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ, अगला क्वेश्चन है कि दो गैसेस कंबाइन हो टू फॉर्म अ व्हाइट सॉलिड। अच्छा बच्चों देखो, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होता है उसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न बड़ा सिंपल होता है, आपको पूरा इक्वेशन क्वेश्चन देख के नहीं गेस करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख करके एक आइडेंटिफाइबल पार्ट जो है वो, जो पार्ट को आप आइडेंटिफाई कर सको इजिली, वो पार्ट देखना है। जैसे यहाँ इसने कहा टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म व्हाइट सॉलिड। अब दो गैसेस कंबाइन होकर कौन से एक व्हाइट सॉलिड को बना सकता है। अगर हम लोग स्टार्टिंग से सिर्फ डायरेक्ट दोनों गैसेस को अज्यूम करने लग जाएं या सोचने लग जाएं, पता करने लग जाएं, शायद हम लोग नहीं पहुंचे आंसर तक। लेकिन हमें पहले क्या देखना होगा, व्हाइट सॉलिड। अब नाउ याद कीजिए कि व्हाइट सॉलिड कौन, क्या क्या व्हाइट सॉलिड्स हो सकते हैं। व्हाइट सॉलिड्स तो बहुत सारे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन उन सारे व्हाइट सॉलिड्स में से याद कीजिए दो गैसेस से मिलकर कौन बनता है। अब आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। बहुत सारे व्हाइट सॉलिड्स में से एक व्हाइट सॉलिड होता है अमोनिया, और ये अमोनिया जो है बच्चों ये किससे बना रहता है, ये बना हुआ होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो कि दो गैसेस है। और ये अमोनिया कैसा होता है बच्चों, व्हाइट क्रिस्टल होता है। ठीक है, देखो आपको आंसर मिल गया और तरीका भी मिल गया। तरीका ये हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो कौन सा पार्ट है जिसको सबसे पहले अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ ये व्हाइट सॉलिड वाला पार्ट हमने आइडेंटिफाई करा, दोनों गैसेस का नाम हमें साथ ही साथ मिल गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे बढ़े। एक कोई भी रिएक्शन जिसमें चेंज ऑफ कलर ऑब्जर्व हो रहा हो। अब बार बार अलग अलग रिएक्शंस आंसर के फॉर्म में देने से बेटर है। देखो बच्चों, ये जो ए का 1 है, बी का 1 है, यानी कि ब्लू सॉल्यूशन जिसमें फॉर्म हो रहा था, जिस रिएक्शन में ब्लू सॉल्यूशन इन्वॉल्व था, वो ब्लू सॉल्यूशन इन्वॉल्व हुआ और बाद में ग्रीन में बदल गया था। तो याद कीजिए यही तो वो रिएक्शन है ना जिसमें चेंज ऑफ कलर ऑब्जर्व हो रहा है। दूसरे किसी रिएक्शन को क्यों लिखना है इसके आंसर में, आप वही लिख सकते हो। नेक्स्ट, write a chemical reaction where the following changes are involved। गैस, ये इजी क्वेश्चन लग रहा है बच्चों मुझे, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे और अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग कभी बाद में इसको डिस्कस करने वाले, क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है। और अगर प्रॉब्लम होगा बच्चों तो फिर से डिस्कस करने की नीड नहीं होने वाली है। आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लेना, लेक्चर में भी सेकंड और थर्ड लेक्चर में आपको ये पूरा पार्ट मिलने वाला है जिससे कि आप इसका आंसर कर पाओ। नाउ नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग आज करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। सो गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज केप्ट इन अ कलर्ड बॉटल। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को क्यों रखते हैं कलर्ड बॉटल को। मैं पूरे सेंटेंस में आंसर ना देकर बच्चों आपको एक वर्ड बताऊं, आपको समझ में आ जाएगा, फोटो केमिकल रिएक्शन। याद होगा बच्चों आपको, चैप्टर भी पढ़ाते टाइम मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि सिल्वर के जो सॉल्ट्स होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट भी इफ यू नो ये एक सिल्वर का सॉल्ट है। तो सिल्वर के जो सॉल्ट होते हैं बच्चों, ये सिल्वर सॉल्ट्स ना बहुत लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी सोलर एनर्जी मिलते ही एक्साइटेड होकर ये ब्रेक हो जाते हैं। तो ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसको कलर्ड बॉटल में इसलिए रखा जाता है ताकि सनलाइट से एक्सपोज ना हो, और सनलाइट से एक्सपोज नहीं होने पर ये सेफ रहे।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर हम लोग नॉर्मल बॉटल में रख दे सिल्वर नाइट्रेट को, तो उसके वजह से क्या होगा, जब भी कभी सोलर एनर्जी या सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा। और आप लोग बताओ अभी तुरंत से चैट बॉक्स में, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि सिल्वर नाइट्रेट अगर डिकम्पोज होगा तो क्या चीजें बनने वाली हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आए। मोलिडिनम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के प्रोसेस में मोलिब्डेनम का यूज होता है, क्यों होता है? नाउ अगेन रिकॉल, मोलिब्डेनम क्या था? एक प्रमोटर, याद कीजिए ये एक प्रमोटर था। अगर अमोनिया बनने के रिएक्शन को मैं पूरा बताऊं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड यहाँ पे ना आयरन जो है वो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट याद करो बच्चों, जो रिएक्शन को कैरी आउट करवाएगा, लेकिन रिएक्टेंट भी नहीं होगा, प्रोडक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। N2H2, जब आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होगा तब ये अमोनिया जो है वो बनाना स्टार्ट करेगा, तब ये अमोनिया बनाना स्टार्ट कर देगा। तब ये अमोनिया बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ऐड किया जा सकता है, वो है आपका ये प्रमोटर, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड करते ही क्या होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगा। यहाँ पे जो प्रमोटर हमने ऐड किया, प्रमोटर ऐड करते ही ये रिएक्शन पेस अप हो जाएगा। तो दिस इज अ रिएक्शन जो कि एक एग्जांपल है जहां हम लोग यूज करते हैं मोलिब्डेनम का। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज मोलिब्डेनम इज अ प्रमोटर, जो कि आयरन एज अ कैटलिस्ट, जो आयरन कैटलिस्ट है, यहाँ जो आपको आयरन कैटलिस्ट दिख रहा है, इस आयरन कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। कौन? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी देखने को मिलता है। कौन कर देता है एफिशिएंसी को इंक्रीज? प्रमोटर। और प्रमोटर कौन था? अभी जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन था, मोलिब्डेनम के बारे में। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज एडेड टू द सॉल्यूशन। अगेन ये फिर से प्री डिस्कस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, बिकॉज ब्लू सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 अंडरगोज रिएक्शन विथ Fe, एंड कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म FeSO4 एंड Cu। और ये जो है इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, जिसके वजह से ये चेंज हमें ऑब्जर्व होता है। नाउ क्वेश्चंस कर चुके हम लोग, अभी तक जो टॉपिक्स पढ़ चुके उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब मूविंग अप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब डिस्कस करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। अच्छा, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन मैं आपको बताऊं, तो बात ऐसा है कि अलग अलग रिएक्शन में ना कुछ डिफरेंट पैटर्न्स नोट किए जाते हैं। उन पैटर्न्स के बेसिस पर, या डिफरेंट रिएक्शंस का जो बेस होता है, जो बेसिक्स होता है, वो डिफरेंट होता है, उसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में उनको डिवाइड कर देते हैं, ताकि आसानी हो हमें डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में, या ताकि डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। नाउ अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे होगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसको सिंथेसिस कहा जाता है। नाउ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो समझ में आ रहा है, सिंथेसिस वर्ड क्या है वो भी समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं ये रिएक्शन है क्या। वन ऑफ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रिएक्शन, केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से हो जाए। अगर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिल जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों नाम पढ़ के कोई भी समझ सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस चीजें कंबाइन हो रही होंगी, अलग अलग चीजें आपस में कंबाइन होकर के डिफरेंट चीजें बना रही होंगी, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा आपको ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज A+B इज AB। नाउ मैथमेटिकली आप इसको देखो तो बड़ा स्टूपिड लग रहा होगा कि ये मैंने क्या कह दिया, A+B इज AB। मैथमेटिकली तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे समझो, मेरा यहाँ बताने का मतलब ये था कि A कंबाइंस विथ B टू फॉर्म अ कंपाउंड जिसमें कि A भी है और B भी है, बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप कि बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ रहा होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आप कुछ एग्जांपल्स देखो ताकि आपको और बेटर समझ में आए। देखिए
दो एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, इसको हम लोग सिंथेसिस या क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे दो एलिमेंट्स कैसे कंबाइन हो सकते हैं, कार्बन कंबाइंड्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको मालूम होगा इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो कार्बन जलते हुए हीट भी रिलीज करता है। खैर आपको ये तो दिख रहा है ना, टू सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ थर्ड काइंड ऑफ कंपाउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट, magnesium reacts with oxygen to form MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंपली आपको दिख रहा होगा ये एक एलिमेंट कंबाइन हो गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, ये एक एलिमेंट कंबाइन हुआ, एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ऐसा भी हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। सेकंड पॉसिबल केस इज कि एक एलिमेंट एक दूसरे कंपाउंड से कंबाइन हो जाए, एक एलिमेंट एक दूसरे कंपाउंड से कंबाइन हो जाए। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज अ कंपाउंड, आप सभी को पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट से कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे ही एक और एग्जांपल देखिए, नाउ सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन दैट इज एलिमेंट इसको रिएक्ट करवा रहे हैं एंड व्हाट वी आर गेटिंग अ थर्ड काइंड ऑफ कंपाउंड, सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज SO3। नाउ आगे देखो तो लास्ट में ये भी कहा जा रहा है कि दो कंपाउंड्स को भी मिलाकर एक नया कंपाउंड बनाया जा सकता है, जिसका एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा, अमोनिया रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म NH4Cl, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। वेरी गुड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के बारे में आप जान लो, ये एक सॉल्ट है, ये अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। नाउ NH3 प्लस HCl गिव्स ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये थर्ड एग्जांपल था जहां पे आपको दिख रहा है दो कंपाउंड्स ही आपस में कंबाइन हो गए टू फॉर्म अ थर्ड काइंड ऑफ कंपाउंड। यहां तक नो प्रॉब्लम, यहां तक नो प्रॉब्लम, काफी आसान था, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इस पर आते हैं, तो बच्चों अब पता चला क्या कि इस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को हम लोग सिंथेसिस क्यों बोलते हैं, क्या कारण है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस कहने का। ये पूरा देख लो, आप ये देख सकते हो, ये देखकर समझो, क्या पता आपको हिंट मिले। और अगर नहीं मिल रहा है सो लेट मी टेल यू, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, किसी भी चीज को बनाना या बनाने के प्रोसेस को ही सिंथेसिस कहते हैं, करेक्ट। सो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि CO2 बनाया जा रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाया जा रहा है। वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 CO2 बनाया जा रहा है। वैसे ही SO2 प्लस O2 SO3 बनाया जा रहा है। ये सारे प्रोसेस में आप देखो तो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ सम न्यू थिंग, और स्पेशली उस एक चीज के अलावा और कुछ तो फॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि ये पूरे रिएक्शन का पर्पस क्या है, टू सिंथेसाइज समथिंग, टू बिल्ड समथिंग, कुछ बनाने का यहाँ पे जो है वो मोटिव है इन सारे ही रिएक्शंस में। आई होप आई एम क्लियर हियर, और आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। नाउ अगर ये क्लियर है बच्चों, सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए कुछ ना आपको सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यहाँ पर दो एग्जांपल दिख रहा होगा जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग। क्या होता है ना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखता है, ठीक है। यही बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का केमिकल इक्वेशन है। नाउ मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ और केमिकल इक्वेशन बता रहा हूँ। सो हमें एक्सपेरिमेंटली समझना होगा ना कि ये रिएक्शन क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कैसे समझा जा सकता है। देखिए मैग्नीशियम का ना मार्केट में ऐसा सा रोल आता है, ठीक, पतला सा रिबन आता है मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम रिबन इजीली आपको मिल जाएगा किसी भी ऐसे शॉप में जहाँ साइंस एक्सपेरिमेंट के सामान मिल जाता है आपको, ठीक। ये जो पतला सा रिबन दिख रहा है ना, जनरली इस पतले से रिबन को अगर लेकर हम लोग अच्छे से क्लीन करें पहले सैंड पेपर से, वो क्यों जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों इसके ऊपर ना एक ऑक्साइड की फिल्म होती है जो हमें वो रिएक्शन करवाने से रोक देगी जो अभी हम लोग करवाने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहले वी मस्ट गेट रीड ऑफ दैट लेयर, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ना सैंड पेपर से रब करके ऊपर का इसके ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव फिल्म हटा देते हैं।
नाउ व्हाट वी विल डू कि जैसे ही उस रिबन को, उस एक्सपोज्ड मैग्नीशियम रिबन को किसी गैस फ्लेम के कांटेक्ट पर लेकर आएंगे तो देखिए इस तरीके का फ्लेम दिखेगा वहां। ये जो फ्लेम है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं, इस फ्लेम को नाम भी दिया जाता है, इसको हम लोग डैजलिंग व्हाइट फ्लेम क्या कहते हैं, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये डैजलिंग व्हाइट फ्लेम जो है, इस इसमें भी खासियत है, ये सिर्फ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम ही नहीं बना। अगर मैं बताऊं कि ये रोशनी कितनी तेज होती है, तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन, अगर आपके पास एक रूम में एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, अगर आप एक अंधेरे में बैठे हुए हो फिर भी आपको ठीक ठाक दिख रहा है, थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ लाइट है, अगर आप वहां ये मैग्नीशियम रिबन जला दो तो उसके थोड़ी देर जलने के बाद जब वो बुझेगा तो कुछ देर के लिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। वो मैग्नीशियम रिबन का जलना इतना ब्राइट होता है। इवन इन सिर्फ ये मैग्नीशियम रिबन ही नहीं, याद रखिएगा आप लोग कि डिफरेंट मेटल्स ना बच्चों अलग अलग कलर के साथ जलते हैं। मैग्नीशियम जैसे व्हाइट कलर के साथ जलता है, कुछ मेटल्स अलग कलर के साथ जल सकते हैं। तो आपने देखा होगा दिवाली वाले पटाखों में अलग अलग रंगों से डिजाइन बनता है जब वो पटाखे फटते हैं तो आपको लगता होगा कि बारूद ही यूज हो रहा है सभी में, कोई बारूद रेड जल रहा है, कोई बारूद ग्रीन जल रहा है, कोई ब्लू जल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंट मेटल्स बच्चों अलग कलर के साथ जलते हैं, अलग टेम्परेचर में भी जलते हैं। फिलहाल मैग्नीशियम को जलाना आसान है, ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख रहा है, दिस इज एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन मीन्स बेसिक, ये बेसिक नेचर का होता है MgO। ये दिस वाज योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 पॉइंट याद रखना था, पहला मैग्नीशियम रिबन को साफ करना है ऑक्साइड लेयर को हमें बिफोर गेटिंग ऑन टू द रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मिलेगा बच्चों। एंड थर्ड पॉइंट इज कि ये जो MgO मिल रहा है दिस इज एल्कलाइन या फिर बेसिक कह सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ यहाँ आ जाते हैं, दिस इज लेड सल्फाइड, दिस इज लेड सल्फाइड। what happens when we react lead sulfide with oxygen? देखिए लेड सल्फाइड को अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दें देन हमें मिलता है लेड सल्फेट। देखिए ये लेड सल्फेट, दिस इज लेड सल्फेट, ये भी व्हाइट कलर का है। एंड सिंपली इसको भी हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस कंसीडर कर सकते हैं। नाउ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। अभी सीखने वाले हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। व्हाट आर डिकम्पोजिशन? पहले मैं बता दूं, ज्यादा तामझाम करने से पहले मैं ये बस इतना बता दूं, दिस इज ऑपोजिट ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, या फिर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे सिंथेसिस, ठीक है, ये उस रिएक्शन का ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन। यहाँ क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ना कंपाउंड्स टूट रहे हैं एलिमेंट्स, यानी कि या तो एलिमेंट्स में या तो सिंपलर कंपाउंड्स में, ठीक। कुछ इस तरीके से कि लास्ट में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो सेपरेटेड ही रह जाते हैं। समझ में आ रही है बात? मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें कंपाउंड्स टूटते हैं, टूटने की वजह से या तो एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो वो कंपाउंड जिन और सिंपलर कंपाउंड से बने थे उन कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से कि लास्ट रिजल्ट में हमें वो सारा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जो है वो सेपरेटेड ही दिखता है। इजिएस्ट तरीके से बोलूं तो जब दो या दो से अधिक चीजें कंबाइन होकर एक चीज बनाए तो दैट वाज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड जस्ट उसका अपोजिट, जब एक कंपाउंड ब्रेक होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने लग जाए तो ऑब्वियसली वो सारा प्रोडक्ट्स में से या तो कुछ एलिमेंट्स होगा या तो सिंपलर कंपाउंड्स होगा। वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो बोलने लग जाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है बच्चों तो 3 पॉइंट के एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे डिफरेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं। पहले आप देखिए, एक कंपाउंड टूट रहा था और 2 एलिमेंट्स बना रहा था। एक कंपाउंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये टूट रहा था हीट करने पे, देखिए मरकरी एक एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, 2 एलिमेंट बना दिया ये। सिमिलरली वाटर का एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक करंट देने पर टूट रहा था तो देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट बना दिया इसने। आगे बढ़े, देखिए एक कंपाउंड टूटकर
या तो एलिमेंट बना सकता है या एलिमेंट के साथ कंपाउंड भी बना सकता है या एलिमेंट कंपाउंड दोनों बना सकता है। देखिए बेसिकली ये एक कंपाउंड था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करने पर बेचारा ब्रेक हो गया, और ब्रेक होकर क्या बनाया उसने, पोटेशियम KNO2। KNO2 को हम लोग क्या कहेंगे, लेट पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 के नाइट्राइट। वेरी गुड, पोटेशियम नाइट्राइट। थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी। सो दिस इज पोटेशियम पोटेशियम नाइट्राइट। वेरी गुड, पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम नाइट्राइट अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, दिस इज अ कंपाउंड एंड अगेन दिस इज एन एलिमेंट। आपको ये एग्जांपल दिखा कि कैसे एक कंपाउंड ब्रेक हो गया हीट देने पर इनटू अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट एट द सेम टाइम। वैसे ही थर्ड पॉइंट देखिए, एक कंपाउंड ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स ही बना दिया, एलिमेंट्स नहीं बनाया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये अभी ना हम लोग ने आंसर डिस्कस करने के टाइम भी ये वाला रिएक्शन देखा था हम लोगों ने। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये भी एक कंपाउंड है। ये आपको दिख रहा है। नाउ आई होप कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी जो है क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप एक पैटर्न नोट करो बच्चों, इस पूरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा एक चीज, यहाँ भी हीट है, यहाँ भी हीट है, यहाँ भी हीट है। क्या सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिर्फ हीट से ही कैरी आउट होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिर्फ हीट से नहीं होता है, लेकिन हीट से नहीं होता है सिर्फ। लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ हीट नहीं, लेकिन जितना भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसमें से कोई भी एटलीस्ट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई किया जाना चाहिए एक पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को आप कह सकते हो कि सारा का सारा कैसा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यानी कि इन रिएक्शंस को काउज करवाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में दो, हीट के फॉर्म में दो, लाइट के फॉर्म में दो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दो, लेकिन आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होगा पूरा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा मैंने ना यहाँ हीट से होने वाले 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल जो है वो आपको दे दिया। आप और कुछ रिएक्शंस के बारे में पता कर सकते हो जो कि हीट नहीं, हीट के अलावा किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी से जो है वो कैरी आउट होता है। नाउ अभी ना हम लोग क्योंकि डिकम्पोजिशन की बात कर ही रहे थे, तो अभी थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि केमिकल रिएक्शंस में एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ रिएक्शंस का खजाना है, थर्मल डिकम्पोजिशन, अभी ये समझेंगे और एक सिंपल पैटर्न से समझने का ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए अभी ना सिर्फ हम लोग पॉइंट्स को समझेंगे, और इन पॉइंट्स के अलावा कुछ रिएक्शंस जो है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एज असाइनमेंट। और जब आप असाइनमेंट प्रिपेयर कर लोगे देन मैं ना कुछ कुछ एग्जांपल सारे रिएक्शंस का आपको दे दूंगा, ताकि आप जो है अपने आंसर से मिला सको या समझ में भी आए कि आंसर आया कैसे। ना देखिए, डिफरेंट मेटालिक कंपाउंड्स, मेटल का ना पहले याद रखिएगा डिफरेंट कंपाउंड्स होता है। अगर मैं कह रहा हूँ मेटल्स का डिफरेंट कंपाउंड्स होता है, यानी मेटल का डिफरेंट कंपाउंड्स होता है, यानी कि देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड्स होता है, यानी कि मेटल के साथ ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होता है। मेटल कार्बोनेट्स होता है जिसमें मेटल के साथ CO3 होता है। वैसे ही कुछ और आपको देखने को मिलेगा, जैसे मेटल नाइट्रेट्स, जहाँ मेटल नाइट्राइट्स, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा NO2। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जहाँ आपको देखने को मिलेगा HNO, सॉरी कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट, जहां आपको देखने को मिलेगा HCO3। तो मेटल्स का अलग अलग जो है वो आपको कंपाउंड्स देखने को मिलेगा। लेट मी सी, ये जो है ना बच्चों, ये NO2 नहीं, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा आप करेक्शन करोगे, यहाँ पे बात नाइट्रेट्स की हो रही है, नाइट्राइट्स की नहीं। ठीक है, एंड नाइट्रेट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं,
NO3 से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जब हम लोग मेटल्स को देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हम लोग मेटल का हाइड्रोक्साइड्स देखते हैं, मेटल का कार्बोनेट्स देखते हैं, या फिर वेट अ मिनट, ठीक है, कार्बोनेट्स देखते हैं, या फिर हम लोग नाइट्रेट्स देखते हैं, या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स देखते हैं, तो देखिए ये सारा जो मेटल का सॉल्ट्स है, जनरली इन्हीं मेटालिक सॉल्ट्स में क्या देखने को मिलता है, इन्हीं मेटालिक सॉल्ट्स में देखने को मिलता है डिकम्पोजिशन। और इनमें से ज्यादातर जो सॉल्ट्स दिख रहा है आपको मेटालिक, इनमें ना हीट के मदद से डिकम्पोजिशन कैरी आउट करवाया जा सकता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी या ग्रुप ऑफ मेटल्स जो है ना, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे पहले तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना जरूरी है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैंने आखिरी क्लास में भी बात किया था। ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो यहाँ एक पैटर्न दिखेगा मेटल्स का, सोडियम पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर। वही सेम पैटर्न आपको यहाँ भी दिखेगा बच्चों, आगे भी समझने में सेम ही पैटर्न हम लोग यूज करेंगे। और अगर आप रिलेट करो तो ये पैटर्न जो है मिलता जुलता है किससे, मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज से। तो डिफरेंट मेटल्स जो है वो किस तरीके से मेटल्स का सॉल्ट रिएक्ट करेगा, ये कई बार डिपेंड करेगा इस पे कि वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पर कहाँ लाई करता है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको एक ट्रिक लाइन दे दूंगा, जिस लाइन को याद करके आप मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो इजिली याद कर सकते हो, ठीक। चलिए एक एक करके भी देखें। सबसे पहली बात, पोटेशियम और सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड्स होता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ना ये हीट में स्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है यानी कि इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होगा हीट करने पर, ठीक। किसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अगर उसी के बाद अगर हम लोग देखें कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड और कॉपर के हाइड्रोक्साइड्स में, तो इनको हीट करने पर क्या फॉर्म होगा, एक मेटल ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड के साथ क्या फॉर्म होगा, वाटर वेपर। अभी मैं एक का बता देता हूँ, बाकी का जो है वो आप लोग खुद प्रिपेयर करने का ट्राई करोगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसे डिकम्पोज कराऊं, यानी अगर मैं इसे हीट प्रोवाइड करूं, तो हीट प्रोवाइड करने पर इट विल ब्रेक टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट विल ब्रेक टू फॉर्म H2O। ऐसा कुछ रिएक्शन दिखेगा बच्चों। वैसा ही आप इसमें भी अज्यूम कर सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में यही सिमिलर ट्रेंड ऑफ रिएक्शन जो है वो रिपीट होने वाला है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। आप देखो तो कुछ जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि मरकरी और सिल्वर, मरकरी और सिल्वर जैसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये क्या फॉर्म करेंगे, इन मरकरी हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, जब हम लोग हीट प्रोवाइड कराएंगे टू डिकम्पोज, देन वी विल गेट अ मेटल ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, देखिए जरा, जैसे Hg, HgOH2 के बारे में अगर हम लोग देखें और इसको डिकम्पोज करवाएं किससे, हीट से, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ था। अगर मरकरी जो है, मरकरी का हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होगा तो पहले तो मेटल फॉर्म होगा, ऑक्सीजन फॉर्म होगा और वाटर वेपर। मेटल ऑक्सीजन और वाटर वेपर, मेटल क्या है Hg, ऑक्सीजन क्या है O2 और वाटर वेपर H2O, ये भी गैस और ये भी गैस, ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी आपको तीन पैटर्न दिखा। पहला, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो रिएक्टिव मेटल्स का जो हाइड्रोक्साइड्स होता है वो हीट में स्टेबल रहता है। दूसरा, जो बीच में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स, ठीक है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, उन मेटल्स का हाइड्रोक्साइड जो है डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सिमिलरली जो लीस्ट रिएक्टिव अब जो मेटल्स हो गए, मरकरी एंड सिल्वर जैसे मेटल्स, इनके हाइड्रोक्साइड को जब आप डिकम्पोज कराओगे तो यू विल गेट मेटल, यू विल गेट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। अगर आप चाहो तो ये वाला रिएक्शन जो है नोट कर सकते हो, ये रिएक्शन उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ देखो तो मेटल कार्बोनेट्स भी डिकम्पोज होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स भी, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब भी डिकम्पोज होगा। लेकिन कैसे डिकम्पोज होगा, फिर से अगेन देखिए,
ये जो स्टार्टिंग का दो मेटल्स है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इनके कार्बोनेट्स को जो है वो अगर आप हीट करोगे तो पहली बात वो स्टेबल रहेगा, ये भी डिकम्पोज नहीं होगा और सॉल्युबल भी होगा वाटर में। अगर आप देखो पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट्स, इन्हें आप वाटर में मिक्स करो तो टिल एन एक्सटेंट ये लोग जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, ये तो डिकम्पोज नहीं किया, जरा आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट में आप देखोगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सारे का जो भी क्या कहते हैं कार्बोनेट्स है, इनको जब आप हीट करोगे तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कैल्शियम का ही, ठीक, वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अगर हम लोग हीट कर दें तो इसको हीट करने के वजह से क्या मिलेगा हमें, एक मेटल ऑक्साइड, तो मेटल हमारे पास तो यहाँ कैल्शियम है तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो आपको ये रिएक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कैल्शियम का कार्बोनेट था और जैसा यहाँ पे प्रॉपर्टी बताया गया था कि विगरसली रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वही हुआ, विगरसली इसने रिएक्ट किया टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें, मरकरी एंड सिल्वर की बात करें, तो मरकरी और सिल्वर, मरकरी का कार्बोनेट और सिल्वर का कार्बोनेट विल फॉर्म मेटल ऑक्सीजन एंड CO2। आप कंपेयर करो इसको और इसको, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, लास्ट में वाटर वेपर बन रहा था, यहाँ लास्ट में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी रीजन है, देखो इसमें क्या था बच्चों, OH था, OH था तो ये बना दिया H2O, ठीक, और यहाँ पे क्या था बच्चों, CO3 था, तो CO3 था तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया CO2। तो अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों रिएक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ जहां जहां वाटर वेपर दिख रहा था वहां वहां यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, जस्ट बिकॉज कि इसका जो ये नेगेटिव आयन वाला पार्ट है, ये नेगेटिव आयन वाला पार्ट अलग हो गया, वहां पे OH था, यहाँ पे CO3 है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ओके, सो बच्चों ऐसे तो प्लान था हमारा आगे और भी टॉपिक्स का, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम फॉर नाउ, तो यहाँ तक मैं समझा करके आज के चैप्टर को मैं फुल स्टॉप दूंगा, आज के लेक्चर को। एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अहेड कि और इसके अलावा कौन कौन से डिफरेंट मेटल के कंपाउंड्स को कैसे थर्मल डिकम्पोजिशन करके किस पैटर्न से ब्रेक करके क्या फॉर्म करवाया जा सकता है। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट सम मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।